क्वेश्चन किए क्लास आपने? जी मैम कुछ डिस्कस करने हैं। चलें बताएं क्या डिस्कस करना है। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आगे करवाते हैं। मैम क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 तकरीबन सेम है, तो इनमें से एक आप थोड़ा सा बता दें एक क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, और उसके अलावा और उसके बाद 12 से 19 तक सेम है, तो 13 में थोड़ा सा इशू था, उसका सोल्यूशन आप थोड़ा सा बता दें। सोल्यूशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किए हैं, लेकिन अभी लाइन बाय लाइन तो हम उधर से नोट किया है, लेकिन समझ तो आनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, समझ में आनी चाहिए, इसीलिए मैंने शेयर जी किया था कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा एफर्ट ना करनी पड़े, अंडरस्टैंड करें उसे और खुद भी करें। ठीक है, पहले तो 13 वाले में प्रॉब्लम आ रही है, उसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद ये तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, इनको मैं डिस्कस करती हूँ। ठीक है, 13 में क्या जी मैम। प्रॉब्लम है? मैम इसको अब सोल्यूशन दिखाएंगे तो फिर ही है। तो आपने सॉल्व नहीं किया ऐसे खुद से? किया है, लेकिन एंड में वो आप दिखाएंगे तो फिर मैं ये बताता देखो। हूँ कहाँ से इशू। हम्म। ये मैम लास्ट में जो एक्सप्रेशन है हम्म। कहाँ पर है, नीचे मैम आए, और नीचे करूँ, ये लें। ये वाला मैम जो ये एक्सप्रेशन हमने शो किया माइनस, ये एक तो लाइन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें दोबारा, और ये जो ये वाली नीचे लाइन को। एक्सप्रेशन शो किया। जी जी मैम ये वाली। ठीक है, और उसके बाद जो एक्सप्रेशन आ रहे हैं उनको मैं डिटेल कर देती हूँ। ठीक है, अब ये जी जी देखें, मैम ये। सबसे पहले ये हमारे पास थी इक्वेशन, होमोजीनियस इक्वेशंस हैं, इक्वल टू जीरो है। ठीक है, इनको हमने सॉल्व किया है, इसको आप मैथमेटिक्स में कर लें, एलजीब्रा कर लें, कोई इशू नहीं है। देखें, एक पूरी की पूरी जो रो है वो जीरो हो गई है, और मैंने कल बताया था फॉर द ट्रिवियल एंड नॉन ट्रिवियल दोनों की फॉर्म, सॉरी होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस दोनों में ही अगर आपकी लास्ट वाली एक रो टोटली जीरो होती है तो इट्स मीन कि आपका जो सोल्यूशन है वो एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं आएगा। क्लास एक में इसमें लास्ट वाली जो रो है पूरी की पूरी जीरो है। ठीक है, इस मीन के हमारे जो पूरे टोटल वेरिएबल्स थे, अननोन वेरिएबल्स, वो कितने थे? 3 वेरिएबल्स है, जिसके अकॉर्डिंग 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बना है। लास्ट वाला जीरो हो गया, इट्स मीन एक वेरिएबल जो है इसके अंदर से टोटली स्किप हो गया। टोटल कितने वेरिएबल रह गए? 2। थे कितने? 3। इट्स मीन कि हमारी जो स्टेटमेंट है वो ही डिफाइन कंप्लीट नहीं है, उसके अकॉर्डिंग पूरी एक इक्वेशन ही जीरो हो जाती है। तो पूरी एक इक्वेशन जीरो हो रही है तो वेरिएबल ऑटोमेटिकली किसमें कन्वर्ट हो गई है? 3 में ही है, लेकिन इक्वेशन 2 है। तो कभी भी एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं आता जब नंबर ऑफ अननाउन वेरिएबल्स वो कम हो जाए हमारी गिवन इक्वेशन से। ठीक है, तो इसके अंदर यही चीज है, आगे उसने यही चीज मेंशन किया है, द रैंक ऑफ ए इज लेस देन द नंबर ऑफ अननाउन वेरिएबल्स, द सिस्टम हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। क्योंकि इसके अंदर ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं आएगा, ऑटोमेटिकली एक वेरिएबल जो है वो इसके अंदर से वैल्यू जो है वो हम थर्ड की भी निकालनी थी, लेकिन इक्वेशन जो है वो थर्ड वाली वैसे खत्म हो गई है, तो एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं आएगा, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा, और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी आर्बिट्रेरी सॉल्यूशन होगा। मीन अब इसको कन्वर्ट किया दोबारा से इक्वेशंस के अंदर, मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर रही हूँ ताकि ऊपर से मैं इक्वेशंस भी बता सकूँ कैसे हमने बनाई है। ये देखें, फर्स्ट वाली इक्वेशंस और सेकंड वाली, ये दोनों इक्वेशंस हैं। पहले जो उसने इक्वेशन लिखी है R2 लिखी है, ये वाली इक्वेशन मेंशन किया -5x2 + 4x3, यानी कि यहाँ से फर्स्ट वाली x1 जो है उसका एलिमेंट नहीं है तो वो जीरो कंसीडर हो रही है। ठीक है, इक्वल टू में जीरो, बिकॉज हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन थी जो सारी की सारी इक्वल टू जीरो है, तो हमने यहाँ पे इक्वल टू जीरो की कंडीशन ली है। सेकंड वाली इक्वेशन यानी कि जो उसने मेंशन किया है रो 1 के हिसाब से, वो बनी है 5x1 + 5x2 - x3 = 0। जब इक्वेशन से रो में मैट्रिक्स में लिखते हैं या मैट्रिक्स से इक्वेशन में लिखते हैं तो आप ऊपर नीचे आगे पीछे करके लिख सकते हैं, इक्वेशन को पहली को बाद में दूसरी किसी भी तरह लिख सकते हैं। उसने यही किया है, पहले R2 लिख लिया फिर R1 लिख लिया, पहले R1 लिखना R2 लिखना, कोई फर्क नहीं है। अब यहाँ से वैल्यू निकालनी है,
क्योंकि हमें जो सिस्टम हमने सोल्यूशन फाइंड है वो x1 x2 x3 तीनों की वैल्यूज चाहिए। अब देखें इक्वेशंस रह गई हैं ये दो, के अंदर दो वेरिएबल जो हैं वो दोनों इक्वेशंस के अंदर आ रहे हैं। इट्स मीन x3 के राउंड अबाउट आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लें या x2 के अबाउट सॉल्व कर लें, दोनों ठीक है। यहाँ जो उसने जो सॉल्व किया हुआ है ये x2 के अकॉर्डिंग किया। इन केस आप में से कोई x2 के अकॉर्डिंग नहीं करना चाह रहा, आप x3 से कर लें। लाइक इसका आंसर आएगा x3 इज इक्वल टू 5/4 x2। उसको उठा के यहाँ से इसमें सब्स्टिट्यूट करें, यहाँ से आंसर आपके पास x1 का आएगा जो ये कंडीशन आ रही है। अब देखें हमने यहाँ पे आर्बिट्रेरी एलिमेंट जो चूज किया वो x3 है। आप में से कोई, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, जरूरी नहीं है कि आप x3 को ही आर्बिट्रेरी चूज करें, आप में से कोई भी स्टूडेंट x2 को भी आर्बिट्रेरी चूज कर सकता है। यहाँ पे डिपेंड करता है कि अब मैं x3 के अंदर जो है अपना आंसर सॉल्व करना चाह रही हूँ या मैं x2 के अंदर करना चाह रही हूँ। x1 के अकॉर्डिंग नहीं होगा क्योंकि x1 सिर्फ एक ही इक्वेशन में, दूसरी इक्वेशन में नहीं है। द रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज दिस फॉर्म हेयर, साथ में मेंशन है उसने x3 आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है कि इन जनरल हम कोई सी भी वैल्यू खुद से चूज करें तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर आएगा। ये लाइक मैं यहाँ पे चूज कर लेती हूँ x3 इज इक्वल टू 1, ठीक है 1 चूज कर रही हूँ तो x3 इज इक्वल टू 1, x2 का आंसर क्या आएगा 4/5, x1 का आंसर क्या आ जाएगा -3/5। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है कोई सी भी वैल्यू चूज करके हम उसके अकॉर्डिंग आंसर दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने आर्बिट्रेरी चूज नहीं करनी, सिर्फ उसको डिफाइन कर देना है कि ये आर्बिट्रेरी है, कोई भी चूज की जा सकती है। चूज नहीं करनी आपने, क्या 1 2 3 चूज करने बैठे तो ये तो बहुत सारी वैल्यूज हैं, अनडिफाइंड नंबर्स होते हैं, जितने मर्जी ले लें वो चूज करके आप इसको वैल्यू को दे सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब जो है क्वेश्चन नंबर 9 10 11, ये तीनों क्वेश्चन एक ही तरह के क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन है क्योंकि वो इक्वल टू 0 है। कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा डू द फॉलोइंग होमोजीनियस इक्वेशंस हैव नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। लैम्डा की कौन सी वैल्यू के लिए हमारी जो गिवन इक्वेशंस हैं वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन जो है वो डिफाइन करती हैं। फाइंड दी सॉल्यूशन, और उनका सॉल्यूशन भी फाइंड करना है। इक्वेशंस दी हैं, सबसे पहले तो 2x2 वाला है, सबसे उसने छोटा करके दिया है। 2x2 के लिए हम इसको डिनोट करेंगे। इसमें इस वक्त जो है वो x1 इज इक्वल टू सॉरी x1 एंड x2 टू वेरिएबल्स हैं और टू इक्वेशंस हैं। इट्स मीन इसका सोल्यूशन जो है वो होमोजीनियस सॉरी ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल दोनों फॉर्म में हो सकता था, लेकिन हमें रिस्ट्रिक्ट किया गया ऊपर इसका जो सोल्यूशन है इक्वेशंस का वो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होगा। हमने ये डिफाइन करना है कि लैम्डा की कौन सी वैल्यू पे इसका सोल्यूशन जो है वो नॉन ट्रिवियल आएगा। नॉन ट्रिवियल का मतलब है कि रैंक ऑफ ए लेस हो जाएगा नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स, यानी कि एक रो जो है वो टोटली की टोटली यहाँ पे 0 हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले उसने यही डिनोट किया कि नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन क्या है। दिस होमोजेनियस इक्वेशन विल हैव नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन if rank of A less than number of unknowns. This implies that the matrix A should be singular. इस मीन मैट्रिक्स जो है वो पहले सिंगुलर की फॉर्म डिनोट करेंगे, फिर उसको हम आगे सॉल्व करेंगे। पहले इक्वेशन को हमने मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया है। एचएलएन फॉर्म बनानी है हमने सबसे पहले इसकी। एचएलएन फॉर्म के लिए सबसे पहले पिवट एंट्री करनी है 1, तो ये नीचे 1 है, रोज को इंटरचेंज कर लें। ठीक है, अब इसके अंदर आपने जरूरी नहीं है कि एचएलएन फॉर्म बनानी है, आपका जस्ट जो पर्पज है वो हमने इसका नॉन ट्रिवियल सिस्टम डिफाइन करना है। तो नॉन ट्रिवियल के अंदर रो जो है वो लेसन हो जाती हैं। आप इसको कॉलम वाइज भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप इसको रो वाइज करें। कॉलम 0 हो जाए या रो 0 हो जाए, इसका एक ही मीनिंग होता है। अब यहाँ पे उसने रोज को इंटरचेंज किया पहली और दूसरी को। उसके बाद हमने इसके नीचे जो है ये 1 इसके अकॉर्डिंग ये 0 करनी है। ये पिवट एंट्री है, इसके नीचे मुझे ये 0 रिक्वायर्ड है 1 माइनस लैम्डा। तो जो यहाँ पे पर्पज किया हुआ है सारा वो करने की जरूरत नहीं है कि पहले उसके अंदर उसको उसने सब्ट्रैक्ट किया, 1 को खत्म किया, फिर लैम्डा को किया। ये बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से डायरेक्ट नेक्स्ट वाला स्टेप कर सकते हैं बाय यूजिंग रो 1 एंड मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस लैम्डा एंड सब्ट्रैक्ट इनटू रो 2। इसको मैं थोड़ा सा लिख के डिनोट कर देती हूँ। तो जरूरी नहीं है कि आप इसको इस वे में डिनोट करें, आप इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं कि फर्स्ट वाली जो रो है, यानी कि मेरे पास जो रो है यहाँ पे R1 के साथ में उसे डिनोट करी, मुझे चेंजिंग चाहिए R2 में, और R2 के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगी R2 माइनस ब्रैकेट में लिख रही हूँ 1 माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा जो है वो मुझे सिंबल्स में से चूज करना पड़ेगा। मैं कोई सी भी यहाँ पे वैल्यू लिख लेती हूँ, सपोज मैं यहाँ पे y लिख लेती हूँ, सिंबल्स में से जाके चूज करना पड़ेगा।
नहीं चूज करें। माइक बंद करें जी, कभी माइक चल रहा है, साथ माइक बंद करें, ये चीज मेंशन करेंगे वहां पे। जिस आदमी जो 1 बाय 1 उसने स्टेप किया, आप कंबाइन एक दफा ही वो स्टेप लिखें। जब आप वो स्टेप करेंगे, मैं इसी मैट्रिक्स के अंदर वो स्टेप लिख के चेंजिंग कर रही हूँ। 1 माइनस लैम्डा के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया है और मैंने उसको अब स्पेसिफाई करना है अपनी डिफाइनिंग मैट्रिक्स के अंदर। मैट्रिक्स का मेरे पास 2 क्रॉस 2 का, ये मेरे पास मैट्रिक्स की फॉर्म है। इसमें मैं मेंशन करूंगी 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स। पहले वाली रो जो है वो एज इट इज रहेगी, इसके नीचे आ जाएगा 0 जब उसके अंदर से सब्ट्रैक्ट होगा। तो सेकंड वाला जो था एलिमेंट वो मेरे पास है 1 माइनस लैम्डा और 1 माइनस लैम्डा की जगह मैं y लिख रही हूँ और नीचे था मेरे पास 1। ऊपर वाली इक्वेशन को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया है, 1 माइनस लैम्डा के साथ और सब्ट्रैक्ट किया सेकंड में से। तो यहाँ पे मेरे पास बनेगा माइनस 1 माइनस ठीक है, ये कंडीशन आएगी। जो उसने वहां पे 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया, आप इसको डायरेक्ट ही कर सकते हो। ये सारे स्टेप नहीं करने पड़ेंगे आपको यहाँ तक, आप डायरेक्टली अगले वाले स्टेप पे जो है वो मूव कर सकते हो। अब हमें रिक्वायर्ड है नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए मुझे इसको इक्वल टू लेना है 0 पे, क्योंकि पूरी की पूरी रो 0 होगी तभी जाके फर्दर जो है वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। मैं बिल्कुल उस वे में क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रही, उसने बिल्कुल 1 बाय 1 स्टेप को इतनी डिटेल से किया हुआ है, आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे अब मैं इसको 0 के इक्वल लूंगी फॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए मेरे पास जो सेकंड वाली रो है वो टोटली 0 होनी चाहिए। तो मैं उसको 0 कंसीडर करने के लिए मैं क्या लूंगी, 1 माइनस इसका यहाँ पे स्क्वायर ओपन कर दूं सारा, 1 माइनस वाई का स्क्वायर आएगा तो ये बनेगा 1 प्लस वाई का स्क्वायर और साथ में आ जाएगा आपके पास माइनस 2 लैम्डा आ रहा था, मैंने वाई लिया यहाँ पे, ठीक है। इक्वल टू मैंने लेना है इसको 0। फर्दर मैं इसको मजीद सॉल्व करूंगी, मजीद सिंप्लीफिकेशन के लिए मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, ये 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास यहाँ पे रह जाएगा पीछे माइनस वाई की पावर 2 और साथ में प्लस 2y इज इक्वल टू 0। नेक्स्टली इसके अंदर से मैं कॉमन लूंगी माइनस वाई, मेरे पास ये 2 पेयर बनेंगे, माइनस वाई कॉमन लूंगी तो अंदर मेरे पास रह जाएगा ये y माइनस 2, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और फर्दर उससे नेक्स्ट मजीद मेरे पास y की 2 वैल्यूज आ जाएंगी। इट्स मीन y इज इक्वल टू 2 में 0 मेरे पास आंसर आएगा और सेकेंडली y इज इक्वल टू 2 आंसर आएगा। अब इन दो आंसर्स को मैंने अपनी इस मैट्रिक्स के अंदर सब्स्टिट्यूट करना है, जिसपे आंसर जो है वो मेरे पास सेकंड वाली रो 0 बन रही है, वो इसके नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए एग्जिस्ट करेगा, दूसरा इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब मैं इसी मैट्रिक्स को यहाँ से चूज कर रही हूँ क्योंकि हमने इसी के अंदर सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। अब इसको मैंने यहाँ पे किया पेस्ट, इसमें सबसे पहले मैं ले रही हूँ y इज इक्वल टू 0, तो ये मेरे पास खत्म हो जाएगा। सेकेंडली जब यहाँ पे 0 लूंगी तो मेरे पास ये कंडीशन आएगी, यहाँ पे लूंगी तो ये भी खत्म हो जाएगा और उसके बाद फर्दर मजीद ये 1 1 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये बन जाएगा 1 माइनस 1 और फिर ये क्या हो जाएंगे 0, ठीक है। इट्स मीन y इज इक्वल टू 0 के लिए मेरा सोल्यूशन जो है वो नॉन ट्रिवियल है। अब सेकेंडली मैंने पुट करना है y इज इक्वल टू 2 लैम्डा था, जस्ट मैं आपको यहाँ दोबारा बता रही हूँ कि मैंने इसको सिंबल में जाकर चूज नहीं किया, मैंने यहाँ पे थोड़ा डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर अपना मैट्रिक्स वही वाला लिया ऊपर वाला, अब मैंने इसके अंदर पुट करना 2 y की जगह पे, ये 2 यहाँ पर भी आ जाएगा 2 और यहाँ पर भी मेरे पास बनेगा 2। सिंप्लीफाई करेंगे 1 माइनस 2 क्या बनेगा आपके पास -1। सिमिलरली यहाँ से क्या आएगा -1 माइनस माइनस +1 और ऊपर भी आपके पास आ जाएगा -1 और यहाँ पर आपके पास बनेगा +1 और +1 और -1 फिर कटिंग होकर 0। इट मीन फॉर द बोथ वैल्यूज ऑफ y given system of equations have non-trivial solution,
y इज इक्वल टू 0 एंड 2 के लिए, दोनों के लिए हमारा जो सिस्टम है वो हमें नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर रैंक ऑफ ए इज लेस देन नंबर ऑफ एन अननोन वेरिएबल्स। जो क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है आप उसके अकॉर्डिंग करना चाह रहे हैं, आप उसके अकॉर्डिंग कर लें, तब भी इशू नहीं है। लेकिन ज़्यादा सिंपल वे ये है कि आप उसको सिंपल मेथड के साथ सॉल्व करें, जैसे मैंने अभी किया है। दो वैल्यूज आएंगी, दोनों को सब्स्टिट्यूट करें, दोनों के ऊपर आंसर जो है वो क्या आता है वो यहाँ पे डिफाइन किया। उसने ये देखें यहाँ जो सेपरेटली 1 बाय 1 खुद से चूज करके मेंशन किया है, ऐसे बिल्कुल नहीं करें। जो भी एज पे इक्वेशन बनेगी उसको इक्वल टू 0 लें, 0 लेने के बाद उसको सॉल्व कर लें। ठीक है, क्लियर हो गया क्वेश्चन? जी मैम, अगर हम सेकंड रो को 0 ना करें और फर्स्ट को कर लें तो? सेकंड, मेरे कहने का ये मतलब है कि हम अगर सेकंड को 0 में नहीं चेंज करते सेकंड रो को और फर्स्ट को कर लेते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्स्ट को करने के लिए जब एचएलएन या रिड्यूस एचएलएन फॉर्म बनाते हैं तो हम फर्स्ट को नहीं करते, हम पहली पिवट एंट्री लेते हैं। अगर आप एचएलएन या रिड्यूस एचएलएन से हट के बात करना चाह रहे हैं तब भी इशू नहीं है, तब आप उसको वैसे भी कर सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन था, यही मेरे पास है, आप इस रो को यूज करते हुए इसको 0 कर लो। फर्स्ट वाला एलिमेंट 0 करना है, मैं इसको डायरेक्टली 1 माइनस लैम्डा से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट करती हूँ। लेकिन गिवन कंडीशन यही थी होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस इक्वेशन के लिए कि पहला एलिमेंट जो है उसी को हमने पिवट बनाना है इन एचएलएन फॉर्म। नहीं बना रहे हैं एचएलएन तो कोई इशू नहीं है, आप इसको एज इट इज ही कर लें, इसको यूज करके इसको 0 कर लें। ये वाली जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंग उसको इक्वल टू 0 लें, हम सॉल्व कर लें। हम सिर्फ स्टेप वाइज इसलिए करते हैं कि हम पहली रो जो है उसको 0 नहीं करना चाह रहे होते, हम पहले जो ऊपर जो है सीक्वेंस रखते हैं नॉन जीरो रोज का, जो 0 रोज है उनका सीक्वेंस हम नीचे रखते हैं। ठीक है, तो आप किसी भी तरह उसको सॉल्व कर सकते हो। ये अब मेरे पास जो जी है वो ओके। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको सेम उसी तरह हमने इसको सॉल्व करना है। ये मैट्रिक्स में इसको कन्वर्ट किया मैंने, कन्वर्ट करने के बाद रो 1 को इंटरचेंज कर लें या 2 को इंटरचेंज कर लें। क्यों किया है? क्योंकि मैंने पहले एलिमेंट पे डॉक्यूमेंट बनाना था, उसके नीचे अब इसको 0 करना। 0 करने के लिए फर्स्ट रो को यूज करते हुए सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने रो 2 में से, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। थर्ड में करेंगे तो 3 माइनस लैम्डा से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 0, और साथ में जो चेंजिंग आ रही है वो बाकी दोनों एलिमेंट्स के साथ भी ये डिनोट हो चुकी है। ठीक है, अब मैंने बनाना है सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम के कॉम्बिनेशन में, यहाँ पे 1 फिर उसके नीचे 0 करूंगी, तो मैं डायरेक्टली इसको लैम्डा से डिवाइड कर दूंगी। मैंने सेकंड रो को डिवाइड कर दिया लैम्डा से, और उससे फर्दर नेक्स्ट पे मेरे पास ये देखें 2 माइनस लैम्डा है, इसको मैंने करना 0 बाय यूजिंग दिस पिवट एंट्री। इसको मैं 2 माइनस लैम्डा से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दूंगी अपनी थर्ड रो में से, तो थर्ड रो में मेरे पास जो चेंजिंग आ रही है वो यहाँ पे मेंशन है। अब देखें जिस मेथड के साथ मैंने क्वेश्चन आपको पहला करवाया उसने इसी मेथड के साथ यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब 1 बाय 1 वैल्यूज उसने खुद से नहीं ली, यहाँ पे डायरेक्टली इसको अब इक्वल टू लूंगी 0, बिकॉज गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर मैट्रिक्स एंड फॉर द नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन इट विल रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 0। ये 0 के इक्वल रिक्वायर्ड होगा तो ही हमारे पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की कंडीशन आएगी। इक्वल 0 लिया है, माइनस का साइन था, माइनस का साइन कॉमन लेके राइट साइड में जाकर खत्म कर दिया। पेयर बन रहे हैं, 2 पेयर बने हैं, ये देखिए 2 पेयर से आंसर आया लैम्डा इज इक्वल टू 1 एंड 4। दोनों को मैंने पुट करना है अपने इस जो लास्ट वाला जहाँ से मैंने इसको चूज किया है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट करने के बाद जिस पे इक्वल टू 0 फॉर्म बन रही है वो दोनों पॉइंट्स यहाँ पे आ रहे हैं। पहले उसने लैम्डा इज इक्वल टू 4 पुट किया, रिजल्टेंट में देखेंगे 0। सिमिलरली लैम्डा इज इक्वल टू 1 पुट किया है, फिर भी 0। उसके बाद इक्वेशन का सोल्यूशन भी रिक्वायर्ड था, दोनों को इक्वेशन में कन्वर्ट किया है। दोनों में से जो सा मर्जी आर्बिट्रेरी एलिमेंट रखें, आर्बिट्रेरी एलिमेंट चूज करते हुए उसका आंसर बता दें, जो उनका भी आपका आंसर यहाँ पे बनता है। ठीक है, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 11 है, वो भी आज ही है, उसमें भी पहले आप रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस करने के बाद उसे सॉल्व कर लें, या आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप उसको कैसे जो है वो सॉल्व करना चाह रहे हैं और किस वे के अंदर उसको डिफाइन करना चाह रहे हैं। रोज को आप पहले ऊपर नीचे करके लिख लें या मैट्रिसेस में इंटरचेंज कर लें, रोज को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज ही आएगा। और कोई क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 तक जो आप लोगों में किसी ने भी डिस्कस करना है वो पूछ लें। मैम जी, आई हैव अ क्वेश्चन। यस, एक्सप्लेन। मैम वो मैंने पूछना था, ये तो मतलब कि क्वेश्चन ही बहुत बड़े बड़े हैं, तो अगर कोई एग्जाम में आ जाता है तो हम तो यही करते रहेंगे पूरा पेपर। ये आप लोग नहीं पढ़ रहे, ये आपसे पहले बाकी सारी क्लासेस में पढ़ा है, तो आप लोगों का तो पेपर का भी कोई कंफर्म नहीं है कि ऑनलाइन होगा या फिजिकल होगा। सुन कर रहेंगे, हो सकता है फिजिकल हो।
ये आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। मैं क्वेश्चन सिर्फ आप लोगों को इसीलिए देती हूँ कि प्रैक्टिस करनी है। और दूसरी बात ये कि पेपर के अबाउट इस टाइप का माइंड में जो भी कंसेप्ट होता है कि इतने लेंथी क्वेश्चन है पेपर में हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये पेपर के टाइम को माइंड में रखते हुए ही टीचर जो है वो पेपर बनाते हैं। अब ऐसा नहीं होगा कि मैं ये 10 क्वेश्चन उठा के दे दूँ और घंटे में जी सॉल्व करें, ऐसा हो सकता है? मुझे भी पता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 क्वेश्चन कर सकेंगे और बाकी नहीं होंगे, क्योंकि 1 घंटे में सिर्फ बहुत लेंथी क्वेश्चन होंगे तो 1 घंटे में सिर्फ 3 ही होंगे, जितनी भी जल्दी जल्दी आप करेंगे। तो इस टाइप का जो कंसेप्ट है ना कि लेंथी क्वेश्चन है तो पेपर में कैसे सॉल्व करेंगे, एक तो आप लोगों की प्रैक्टिस होनी चाहिए और दूसरा माइंड में रखते हुए ही मैं पेपर बनाती हूँ कि पेपर के अंदर क्वेश्चन किस तरह आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। जिसने पूरी तैयारी की होती है ना अच्छे से, टीचर ने उसको माइंड में रख के पेपर बनाना होता है। तो पूरे टाइम के अंदर वो पेपर सॉल्व कर ले और उसके पास 10 मिनट एक्स्ट्रा भी बचें उसको रीड करने के लिए। तो जिन्होंने तैयारी नहीं की होती उन्होंने बेचारों ने थोड़ा सोच सोच के पेपर करना होता है, तो उसके लिए टीचर ने बिल्कुल भी रखा होता है रिलैक्सेशन के 10 मिनट जो उसने अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स के लिए एक्स्ट्रा रखे होते हैं ना, वो उसमें जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं वो मर्ज कर लें अपना टाइम, और उसको फिर नॉर्मल स्टूडेंट्स को फिर पेपर रीड करने का टाइम नहीं मिलता। अब जो लास्ट पे 2 क्वेश्चन हैं इसी चैप्टर से रिलेटेड, क्वेश्चन नंबर 21 and 22. Let A given matrix है, find a matrix B such that AB is equal to identity to. Does this means A is invertible? Explain. A मैट्रिक्स दिया है, B मैट्रिक्स फाइंड करना है और कंडीशन उसने दी है कि A B is equal to identity to. B मैट्रिक्स हमने फाइंड करना है, दोनों को जब कहता है मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी 2 का मैट्रिक्स बनता है। इट्स मीन A का जो मैट्रिक्स साथ में डिफाइन नहीं है B, वो A का इन्वर्स होगा, फिर आइडेंटिटी 2 का मैट्रिक्स जो है यहाँ पे डिफाइन होगा। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने क्या करना है कि हमने एक मैट्रिक्स यहाँ पे चूज किया है, बी इस टाइप का मैट्रिक्स है। अब देखें जो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की है उसने इसको इस फॉर्म में मल्टीप्लाई किया क्योंकि उसके ऊपर ट्रांसपोज भी लिखा हुआ है। अब ये नहीं है सेम ऑर्डर नहीं होता, सेम ऑर्डर अगर इस टाइप का हो जब क्रॉस स्क्वायर मैट्रिक्स होता है तो सेम ऑर्डर में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होती है, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होती। यहाँ पे सेम ऑर्डर का अगर मैं मैट्रिक्स चूज करती हूँ तो मल्टीप्लिकेशन वैसे ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फर्स्ट वाले के जो कॉलम है 3, सेकंड वाले के जो रोज हैं वो 2 हैं, तो इसलिए मैंने इसका फर्दर ऊपर ट्रांसपोज लेके इसको लेट किया है ताकि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो। मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ से इक्वेशंस को इक्वल लेंगे, जैसे इक्वल मैट्रिक्स होते हैं। 4 इक्वेशंस बनेगी, 4 इक्वेशन से फिर फर्दर उसने एक मैट्रिक्स बनाया, नहीं आप बनाना चाह रहे तब भी कोई इशू नहीं है, 4 इक्वेशंस के अकॉर्डिंग आप इसको एज इट इज ही इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, तो आप उसको एज इट इज ही सॉल्व करें। यहाँ पे उसने एगमेंटेड मैट्रिक्स बनाया, उसको कन्वर्ट किया है गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड के अंदर। कन्वर्ट करने के बाद आपके पास आंसर है, आप इसको गॉस एलिमिनेशन के साथ कर लें, जॉर्डन के साथ कर लें, जैसे मर्जी उसको सॉल्व कर लें और आपके पास जो है x1 x2 x3 का जो है वो आंसर आ जाएगा। इन केस अगर यहाँ पे कोई भी एलिमेंट आर्बिट्ररी यूज हो रहा है तो आर्बिट्ररी को भी आप लोग लिख सकते हैं, और वेरिफिकेशन के लिए आपने फिर से उसको मल्टीप्लाई करना और चेक करना है कि आंसर जो है वो आइडेंटिटी आता है। जो भी व्यू मैट्रिक्स आएगा उसके अकॉर्डिंग आप उसको चूज कर लो, यहाँ पे मैट्रिक्स की डिनोशन करनी है। सेकेंड वाला जो ऑप्शन है बी कहता है यूनिक नहीं है, और सेकेंडली ए बी इज आइडेंटिटी टू और बी ए इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी टू। एक चीज उसने यहाँ पे दी थी क्वेश्चन के अंदर, डज दिस मीन ए इज इनवर्टिबल? इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है? अपनी क्लास में से सपोज मैंने सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स करवाया था, क्लास में से एक स्टूडेंट ने इसको बताया भी था कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होते हैं। जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता हो। बिल्कुल इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन इन्वर्स एग्जिस्ट किस फॉर्म में कर रहा है? अभी हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है इन्वर्स जो है वो उसका यूनिक नहीं है, बी जो है वो एज ए इन्वर्स मैट्रिक्स ही डिफाइन किया है, लेकिन बी जो है वो यूनिक नहीं है। कंडीशन जो वेरिफिकेशन के बाद उसने कंडीशन लिखी है वो इसलिए है क्योंकि x3 और x6 जो है वो तमाम क्वेश्चन जो तमाम बाकी एलिमेंट्स हैं उनके आंसर्स में रिपीट हो रहे हैं। इसको उसने x3 को फिर लेट कर लिया है और x6 को t, ये भी करने की लेट करने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है। मीन के ये जो एलिमेंट्स हैं ये रिपीट हो रहे हैं, इसलिए सोल्यूशन जो है वो यूनिक नहीं है, आर्बिट्ररी सोल्यूशन है। सो जो आर्बिट्ररी सोल्यूशन जो होता है वो यूनिक सोल्यूशन नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर हम खुद से वैल्यू चूज करके आंसर दे सकते हैं, अपनी डिफाइनिंग जो है अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। सेकंड वाला है ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी टू, ये तो हमने सेटिस्फाई किया,
लेकिन कहता है इजीली चेक किया जा सकता है कि बी ए जो है वो आइडेंटिटी 2 के इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि ये है मेरे पास बी और ये है मेरे पास ए। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल है, लेकिन रिजल्टेंट में इसका आंसर जो है मल्टीप्लाई करके वो ये चीज नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 22, ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का जो मैं आप पे छोड़ रही हूँ। आप लोग इसको करें, नहीं होगा तो हमारे जो क्लास है मंडे वाले दिन उसमें हम इसको करेंगे। बहुत इजी है, सिर्फ प्रॉब्लम दी हुई है, डेली लाइफ की प्रॉब्लम है और वेरिएबल्स लेट करनी है, वैल्यूज देनी है और उसको सॉल्व करना है आप लोगों ने खुद से। ठीक है, यार आपने अटेंडेंस ली है? जी मैम ले ली। बस आज के लिए इतनी क्लास काफी है। चैप्टर नंबर और नहीं 4 पढ़ना है कंप्लीट हो गया। नहीं, आज और नहीं पढ़ना। मैम, फिर हमारी तालीम इतनी है बस। आज की तालीम आपकी इतनी है, आज की बोल रही हूँ, ये भी सुन लें। आज का बोला है कि आज के लिए इतना काफी है। ओके मैम। नेक्स्ट जो मंडे को लेक्चर है उसमें ये क्वेश्चन रहता है, वो आप लोग करेंगे। ठीक है, नहीं होगा जो भी प्रॉब्लम होगी वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करूंगी, डिटर्मिनेंट वाला चैप्टर है। अल्लाह हाफिज़ मैम। अल्लाह हाफिज।